नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। हम हमेशा बोलते हैं कि असेट एलोकेशन इज द की टू सक्सेस ऑफ योर पोर्टफोलियो, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, गोल्ड, डिफरेंट तरह के असेट्स होने चाहिए। क्योंकि किसी वक्त इक्विटी में रिटर्न अच्छे मिलते हैं तो कभी डेट में अच्छे मिलते हैं या कभी गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें लास्ट 1 ईयर की, तो यहां पर इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिए, गोल्ड ने करीब 45% का रिटर्न दिया और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में से भी काफी फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए। लेकिन पिछले कुछ समय में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में अंडरलाइंग सिक्योरिटीज थी वहां पर डिफॉल्ट्स हुए। तो बात यह आती है कि अगर असेट एलोकेशन करना है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी करना है, तो किस तरह के फंड्स में करना चाहिए। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह के डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। या सिंपल भाषा में बोले तो कॉर्पोरेट को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को या गवर्नमेंट को लोन देते हैं। जो भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेट स्कीम्स में, उस पैसे को आगे लोन देने में यूज किया जाता है। यह लोन किस तरह की कंपनीज को दिया हुआ है, क्या यह कॉर्पोरेट को दिया है या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को दिया हुआ है या फिर गवर्नमेंट को लोन दिया है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कोई भी होगा, उसका पैसा लोन देने के लिए यूज किया हुआ होगा। अब यदि हम बात करें बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड की, ये ऐसे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके पोर्टफोलियो में बैंक्स के डेट पेपर्स होंगे या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेट पेपर्स होंगे या फिर उन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को लोन दिया होगा, यानी कि या तो बैंक्स को लोन दिया होगा या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन दिया होगा या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को लोन दिया होगा। तो यहां पर एज पर सेबी मैंडेट मिनिमम 80% ऑफ द असेट, जो टोटल पैसा होगा स्कीम में, उसका 80% इस तरह के बैंक्स या पीएसयू को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको लोन देने में यूज करना होगा। तो यहां पर रिस्क आपका कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि जब आप बहुत छोटी कंपनी को लोन दे रहे हैं तो वहां पर कई बार इंटरेस्ट टाइम पर नहीं मिलता या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो लोन दिया हुआ है पूरा डिफॉल्ट हो जाता है और वो छोटी कंपनी वापस दे नहीं पाती है। लेकिन इस तरह के बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स में क्रेडिट रिस्क काफी कम होता है। हालांकि आपको पोर्टफोलियो देखना चाहिए कि किस तरह का पोर्टफोलियो यहां पर है। यह भी डिपेंड करता है कि जब आप देखें कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 16 कैटेगरीज हैं, तो उनमें से सिलेक्टेड कैटेगरीज में ही आप इन्वेस्ट करें और जिस कैटेगरी में कर रहे हो उसमें भी आप कंपेयर करें कि किस एएमसी की स्कीम ज्यादा अच्छी है आपके लिए। तो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया और देखा कि यहां पर आपको क्रेडिट रिस्क कम है, क्योंकि जो लोन दिया हुआ है वो अच्छे बैंक्स को या फिर अच्छी कंपनीज को दिया हुआ है। लेकिन यहां पर दूसरा रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो कि किसी भी डेट फंड में होता है। इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होने का आपके एनएवी पर फर्क पड़ता है और जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हैं उनकी मैच्योरिटी जितनी लंबी होगी उतना ही इंटरेस्ट रेट चेंज होने का उस पर फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में आरबीआई ने कई बार रेट कट किया, जिसकी वजह से बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स का रिटर्न पिछले 1 साल में करीब 10% के आसपास मिला है। अगर पिछले 10 इयर्स की भी हम बात करें तो एवरेज रिटर्न जो है वो करीब 8% इस तरह की स्कीम्स ने दिया है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल आपको ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे में आपको सिंगल डिजिट में ही रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए अगले 1 साल में। लेकिन यदि आप अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड को शामिल करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो फिर यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यानी कि अगर आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स पर लगने वाले टैक्स की। किसी भी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में 3 साल या उससे कम का जो होराइजन होता है, जो अवधि होती है, वो शॉर्ट टर्म कहलाती है और 3 साल से ऊपर की अवधि लॉन्ग टर्म कहलाती है। तो यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 साल से पहले ही अगर उसको बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यानी कि जो भी गेन होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपकी इनकम के हिसाब से आप 5% टैक्स स्लैब से लेकर और 30% टैक्स स्लैब तक, जैसी भी आपकी इनकम है, जिस हिसाब से आपका टैक्स स्लैब है, उतना टैक्स पर लगेगा। और जो भी टैक्स लगेगा उसके ऊपर 4% का, टैक्स अमाउंट के ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। यानी कि यदि आपने आज इन्वेस्ट किया और आज से आप 5 साल के बाद में यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किया और 5 साल में ये जो अमाउंट है वो बढ़कर 2 लाख रुपीज हो गया, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट तो 1 लाख का हुआ, लेकिन आपको टैक्स पूरे 1 लाख पर नहीं पे करना होगा, क्योंकि यहां पर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। यानी कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट को भी बढ़ाया जाता है। तो इसके लिए सरकार हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है, एक नंबर जारी करती है। जितना लंबा समय होगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने आज 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और 5 साल के बाद वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से मान लीजिए कि आपकी जो कॉस्ट थी, जिसको हम इंडेक्स कॉस्ट बोलते हैं, वो 1,50,000 रुपीज़ हो गई और आपने जो रिडीम किया वो पैसा आपको मिला 2 लाख रुपीज़। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो सिर्फ 50,000 का माना जाएगा। तो आप इस सिर्फ 50,000 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स पे करेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यानी कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड की, यहां पर 20.80% लगेगा, क्योंकि 20% टैक्स लगेगा और उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो कुल मिलाकर 20.80% का आपको टैक्स लगेगा। तो फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में जो आपका टैक्स होता है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लॉन्ग टर्म में वो कम होता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, कितनी भी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करें। लेकिन डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आपको ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है तो उसकी वजह से आपका टैक्स कम हो जाता है, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। तो एसेट एलोकेशन के लिए डेट फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, लेकिन आपके साथ किसी तरह का नुकसान ना हो, आपको आपके पैसे की सही कीमत मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में अच्छी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। और ऐसे में जैसे मैंने बताया, वन ऑफ द कैटेगरीज इज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स। तो यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट करते रहिए, कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks.
Read all scheme related documents carefully.